we were doing different topics of Indian Contract Act 1872. And today, the next topic that is related to the legal object and consideration. जो हम टॉपिक कर रहे थे, if you remember, कि what are those points जो कि एक ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन की लीगैलिटी को डिसाइड करते हैं. The one thing is, if such act is opposed to public policy, then that object will automatically and that agreement is automatically become void or illegal. यही हमने किया था कि अगर कोई भी एक्ट या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि पब्लिक पॉलिसी की अगेंस्ट जाएगा उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है. We discussed that. Now the next point which is also related to what are those act जो कि opposed to public policy होंगे, या फिर या आप ये मान लीजिए कि अगर ये चीज हमें दिखी तो हम इसको कहेंगे दिस एक्ट इज कंप्लीटली इलीगल एंड दिस एग्रीमेंट इज नॉन एनफोर्सिएबल. ये एग्रीमेंट एनफोर्स होगा ही नहीं होगा और इसको कोर्ट अनलॉफुल डिक्लेयर करती है. तो वो क्या है? व्हेन देयर इज इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. मीन्स जस्टिस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के साथ जब इंटरफेरेंस आपको दिखेगी या आपको कोई भी ऐसा एक्ट दिखेगा जहां पर कंप्लीटली जस्टिस जहां पर मिल रहा है पार्टीज को उसमें भी इंटरफेरेंस है, तो वो क्या है? दैट एक्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड दैट एक्ट इज, माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीटली इलीगल. एग्रीमेंट इज वॉइड. समझ में आया? तो हम इसी चीज को आज डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले देखिए कि इंटरफेरेंस कैसे होती है. So, the very first is when the interference is with the course of justice. Justice के दौरान या justice जब मिल रहा है उस process के during interference अगर देखने को मिली by any party, then that is also illegal. What it says? It means obstructing the ordinary process of justice. जो justice मिलने का तरीका है, प्रोसेस जिस तरीके से मिलेगा, अगर आप उसी में ही ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर रहे हो, रुकावटें क्रिएट कर रहे हो, यू आर इम्पोजिंग सर्टेन बैरियर्स, दिस इज इलीगल. एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि डिले करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड अ प्रॉमिस टू गेन मनी टू इंड्यूस अ पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस. माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि जस्टिस, सपोज कीजिए यू आर इन अ कोर्ट और आपको दिख रहा है कि कुछ पार्टीज के बीच में ऐसा एग्रीमेंट बन रहा है जिससे कि ये पता लग रहा है कि डिक्री जो पार्टी को मिलेगी वो लेट कर दी जाए, या फिर एक पार्टी दूसरी पार्टी के विटनेसेस को इंड्यूस कर रही है, रिश्वत दे रही है कि तुम कोई भी एविडेंस नहीं दोगे, या तुम एविडेंस अगर दे रहे हो तो फॉल्स एविडेंस दे दो. ऐसा कोई भी तरीका जो कि एक पार्टी के जस्टिस देने में हार्म करता है, then that agreement, my dear students, is illegal, opposed to public policy. शरेआम जब एक पार्टी को जस्टिस ही नहीं मिलेगा और उस कोर्स के ड्यूरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग इंटरफेरेंस किया जा रहा है, तो ये कंप्लीटली इलीगल हुआ. राइट? सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट इज stifling prosecution. Stifling prosecution is also one kind of interference. इसमें भी इंटरफेरेंस देखने को मिलता है. सबसे पहले समझेंगे कि स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या होता है. यहाँ पर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट कि जो क्रिमिनल्स हैं दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड. राइट? क्रिमिनल्स को अगर आप प्रोसिक्यूट नहीं करोगे, पनिशमेंट नहीं दोगे, देन देयर इज नो फियर इन द सोसाइटी. सोसाइटी में कोई डरे नहींगा. देयर विल बी नो काइंड ऑफ एग्जाम्पल सेट फॉर द रॉन्ग डूअर्स. जो गलत कर रहे हैं उनको ये इस चीज़ का डर ही नहीं होगा, कोई भय ही नहीं होगा कि भैया जब किसी को पनिशमेंट मिल ही नहीं रही, प्रोसिक्यूट किया ही नहीं जा रहा, तो करते हैं ना क्राइम. वाई दिस? सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, और ये पब्लिक पॉलिसी में भी है कि गलत को हमेशा सजा मिले. हेंस अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बन रहा है नॉट टू प्रोसिक्यूट एन ऑफेंडर, जिसमें कि ऑफेंडर को कहीं पर भी सजा नहीं दी जाएगी, और टू विड्रॉ अ पेंडिंग प्रोसिक्यूशन, या फिर अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, प्रोसिक्यूशन चल रहा है, उससे हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स क्रिमिनल को माफ कर रहे हैं, तो क्या ये माय डियर स्टूडेंट्स पब्लिक के हित में है?
इज इट गुड फॉर द सोसाइटी? नॉट एट ऑल, इट इज वॉइड। इसी तरीके के एग्रीमेंट्स को वॉइड करार दिया जाता है क्योंकि ये एक क्रिमिनल को सजा देने से हटा रहे हैं, सजा न मिल पाए ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं, इफ द ऑफेंस वो पब्लिक नेचर का अगर है तो, राइट। सो ऐसे ही एग्रीमेंट्स जो कि क्या करवाते हैं, इफ दे आर, अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ है कि नॉट टू प्रोसिक्यूट ऑफेंडर या फिर टू विड्रॉ एनी पेंडिंग प्रोसिक्यूशन, सच एग्रीमेंट्स आर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, इन्हीं को बोला जाता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। तो आपके एग्जाम में कंप्लीटली एक क्वेश्चन आने का चांस है कि स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या होता है एमसीक्यूज में, और कई तरीके की एग्जाम्पल दिया जाएगा या फिर डेफिनेशन की फॉर्म में आ जाएगा कि व्हाट आर दोज एग्रीमेंट्स कॉल्ड, जिसमें कि क्या होता है, there is an agreement not to prosecute offender, then you should tell this is stifling prosecution. तो हमारा लॉ क्या कहता है, द लॉ डज रिकॉग्नाइजेस कॉम्प्रोमाइज। कहीं पर आपने देखा हो कि कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इवन इन आईपीसी वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। तो जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं मतलब वहां आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, एक पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है और एक पार्टी जिसने गलत किया है वो आपस में अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, मीन्स वो उसको डैमेजेस पे कर दे या दूसरी पार्टी सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ अब हम सेटिस्फाई हैं, हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, देन इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ जस्ट कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, वही ऑफेंस जो कि आईपीसी में डिक्लेयर किए गए हैं कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, है ना, सीआरपीसी में, सॉरी मैम। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के केस में कॉम्प्रोमाइज इज डन, इफ इट इज डन इट इज गुड, it is acceptable, but one thing what you have to remember is the compromises of non compoundable offense are not allowed। वहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज अगर नॉन कंपाउंडेबल है जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता और वहां पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, इट इज नॉट अलाउड। मर्डर के केस में नो कंपाउंड कॉम्प्रोमाइज, एंड अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कोई स्टिफलिंग एग्रीमेंट बन रहा है, इट इज इलीगल अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और उसको एनफोर्स किया ही नहीं जाएगा, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू वन केस स्टडी, केस लो वी हैव, that is N Raju versus G Raju। N Raju versus G Raju में क्या होता है, let's read every point of this case। क्या है, in the dissolution and settlement of accounts of a partnership firm, फर्म जो है वो डिसोल्व हो रही है, अब उसके अकाउंट सेटल हो रहे हैं, एक पार्टनर फाइल करता है कंप्लेंट अगेंस्ट अदर को पार्टनर्स, जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनके अगेंस्ट, क्या कहने के, एलिजिंग फोर्जरी एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, की चीटिंग की गई है, फोर्जरी की गई है और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन की गई है बाय टेकिंग इन अ फेक पार्टनर, किसी फेक पार्टनर का नाम दिया गया है जिसकी वजह से एक उसके अगेंस्ट उसको लग रहा है फोर्जरी की जा रही है। कंसेप्ट समझ में आया, केस में क्या है। नाउ सब्सिक्वेंटली द पार्टनर एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू रेफर द मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन। जो पार्टनर है उसने कहा, वो एक एग्रीमेंट में आते हैं सारे पार्टनर्स, ठीक है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेट्स टेक दिस मैटर टू द आर्बिट्रेशन, जहां पर क्या होता है, इन ऑफ विच कंप्लेनेंट डिड नॉट ऑफर एनी एविडेंस। जो कंप्लेन कर रहा था, जो पार्टनर जो यहाँ पर ये कह रहा था कि को पार्टनर्स के अगेंस्ट फोर्जरी है, उसने वहां पर कोई भी एविडेंस नहीं दिया, तो इस वजह से हिज कंप्लेंट वॉज अकॉर्डिंगली रिजेक्टेड। भाई जब आप कोई एविडेंस ही नहीं दे रहे हो तो आर्बिट्रेशन में क्या किया गया, उसकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। Here, when the question of enforcement of arbitrators award arose, मीन्स यहाँ पर बोला गया कि आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दिया है, वहां पर तुम्हारी कंप्लेंट रिजेक्ट की गई, तो ये बात जब उठाई गई, इट वॉज हेल्ड दैट एग्रीमेंट वॉज फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन। ओके, जो एग्रीमेंट था वो एक अनलॉफुल कंसिडरेशन थी, दैट्स वाई वो एग्रीमेंट एक्सेप्टेड नहीं है, राइट। सो दीज टू आर द थिंग्स जो इंटरफेरेंस दिखाती हैं। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन इट वी रीड 2 पॉइंट्स, जो कि स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन होता है, और एक जगह जब आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस इंटरफेयर करोगे, तो दीज आर द 2 काइंड ऑफ इंटरफेरेंस in the administration of justice, and my dear students, these are completely opposed to public policy।
ऐसे एग्रीमेंट्स को हमारा कानून, हमारी कोर्ट्स कतई भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, एनफोर्स नहीं करेंगी, और आपको ऐसे किसी भी एग्रीमेंट में नहीं आना है जो कि जस्टिस के खिलाफ किए जाए. So with this session is over. I hope you enjoyed. Stay tuned for the next one. We will come with another topic of Indian Contract Act. Till then, stay tuned. Thank you.